नमस्कार, साधुक समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। भाजपा के लिए सदस्यता का जनसंघ से लेकर भाजपा तक हमने राजनीतिक संस्कृति लाने का किया प्रयास। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बैठक में लिए गए 7 बड़े फैसले। सीएम योगी आज मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी में आयोजित पुलिस उपाधीक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में हुए शामिल। कहा, आज विधि के शासन से उत्तर प्रदेश ने अपने परसेप्शन को बदलने में सफलता हासिल की। कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी नवाब सिंह का डीएनए सैंपल पीड़िता से हुआ मैच। सैंपल मैच होने के बाद नवाब सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें। उनहत्तर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ के कालिदास मार्ग पर किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार उसे लागू करने में देरी क्यों कर रही है। तो खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं, बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भाजपा की नई सदस्यता ग्रहण कर भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का उन्होंने शुभारंभ कर दिया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भाजपा की सदस्यता ली और भाजपा के पहले सदस्य बने। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदस्यता ली। इस अवसर पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। अगर किसी दल में आंतरिक लोकतंत्र निरंतर नहीं पनपता तो वैसी स्थिति बनती है जो आज हम देश के कई दलों की देख रहे हैं। आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। जब तक जिस संगठन के माध्यम से या जिस राजनीतिक दल के माध्यम से देश की जनता सत्ता सुपुर्द करती है, वो इकाई, वो संगठन, वो दल अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं जीता है, आंतरिक लोकतंत्र निरंतर उसमें पनपता नहीं है, तो वैसी स्थिति बनती है जो आज देश के कई दलों की हम देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया और इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था कि दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल एक न एक दिन दिलों में जरूर छप जाएगा। मैं जब राजनीति में नहीं था उस जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा कहते, मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं
जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। और केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए। इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 बड़े फैसलों में पहली डिजिटल कृषि मिशन है, जिसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2,870 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपी है 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स, वो सब। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूसरा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जो 3,989 करोड़ रुपए की लागत से किए जाएंगे। क्रॉप साइंसेज, विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले, जिससे कि भारत को 2047 तक, जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें, जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए इस प्रोग्राम में। ये 3,979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है, 3,979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा। कई तरह की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और उन सब में कोर्स करिकुलम को चेंज करना, उसमें नए तरीके से पढ़ाना और एक कंटिन्यूअसली पढ़ाई हो सके वैसी व्यवस्था करना, किसान कैसे उस एजुकेशन का लाभ उठा सके। और अभी वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2,000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का भी स्वादिष्ट भी। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओ बनो सियानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी में आयोजित पुलिस उपाधीक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 401 करोड़ रुपए की 292 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को नियुक्ति पत्र, ऋण वितरित और टैबलेट का वितरण भी किया। सीएम योगी ने 74 प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ कानून व्यवस्था को बरकरार रखना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्रदान करने में आपकी अहम भूमिका रहेगी। उत्तर प्रदेश सुशासन के मॉडल के रूप में देश के अंदर उसे देखा जा रहा है। इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के हमारे बहादुर जवानों के द्वारा निष्ठा से की गई सेवा का है। आज रूल ऑफ लॉ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ने अपने परसेप्शन को बदलने में सफलता हासिल की है। आज जब 74 नए पुलिस उपाधीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से जो हम लोगों ने एक प्रदेश के अंदर पुलिस बल का स्टैंडर्ड तय किया है कि हर हाल में लगभग 20% इसमें पुलिस कार्मिक हो, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इसमें 18 डिप्टी एसपी प्रदेश की कोई न कोई बेटी बनी है। ऐसी महिलाएं भी आज इस पुलिस बल का हिस्सा बनी हैं। मैं विशेष रूप से उन्हें और उनके अभिभावकों का हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जवाबदेहता, जनसेवा के प्रति निष्ठावान, संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना के लिए आपका यह प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। और आज चंदौली में एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने सकल डीहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। इस अवसर पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को तकनीक से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना चाहती है, जिससे 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सके। इससे पूर्व उन्होंने महाविद्यालय स्थित अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बने हॉस्टल का निरीक्षण किया और मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि शहर का विकास भाजपा की प्राथमिकता है और लोगों को सुविधा देना हमारा उद्देश्य है। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक छात्रों के बीच में जो टैबलेट और मोबाइल वितरण का कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम का भी मैं हिस्सा बना हूँ। यहाँ के छात्र भाइयों और छात्रा बहनों को भी यहाँ टैबलेट और मोबाइल वितरण का भी कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हुआ। और प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक नहीं थम रहा। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद इनके हमले अभी भी जारी हैं। कल देर रात एक भेड़िए ने 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं भेड़ियों के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। 3 साल की बच्ची की मौत पर बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने कहा कि 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी 2 बचे हुए। उन्होंने बताया कि हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है और जल्द से जल्द पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। जानवर उठा लेगा 3:35 पर लेगा। बच्चा हमारा सोवत रहा, दूध दिया पीन सोवत रहा, और बच्चा हमारे तनिक आंखें लाग गए उठा लेगा। छोटी बच्ची हमारे 6 महीना को है, उसका रोते उठिन या खाते से बच्ची खेरा लगे ना पाए। बच्ची हमारा रोए ना पाई, हमारा बच्चा खींच लिए 2 हाथ काट लिए, नट्टी काट के नोच डारी है। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें।
और प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि बहराइच जनपद में 2 बचे भेड़ियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त टीम को रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों की यह टीम वहां मौजूद टीम की मदद करेगी। भेड़ियों को पकड़ने के लिए तकनीक की मदद ली जा रही है, जिसका परिणाम था कि अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। बाकी बचे दोनों भेड़ियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि संभावित वन जीव से खतरे वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा दल लगाया गया है। इसमें लगातार वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं। जो हमारे मुख्य वन संरक्षक हैं लखनऊ क्षेत्र के, वो भी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने 2 बाहर से डीएफओस को और वहाँ पर तैनात करा था अपनी टीम के साथ में, और इसमें काफ़ी हद तक हम लोग को सफलता मिली है। पहले हम लोगों ने 3 भेड़िए पकड़े थे। उसके बाद जब हम लोगों ने डीएफओ बाराबंकी को वहाँ पर विशेष रूप से भेजा था, क्योंकि वो कतरनिया घाट में उनके पास वाइल्ड लाइफ का काफ़ी अच्छा अनुभव है, पहले भी अन्य अभियान में रहे हैं। उसके बाद 1 भेड़िया और पकड़ा गया था। तो वो टीमें हमारी लगी हुई हैं, निरंतर वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि संभवतः अभी 1 या 2 भेड़िए और हैं अवशेष जिनको कि हमको कैप्चर करना होगा। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में। और अभी हम लोगों ने, क्योंकि कल भी एक घटना हुई है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, हम लोगों ने भी 10 अधिकारियों को भेजा है आज वहाँ पर, जिसमें से 2 हमारे मुख्य वन संरक्षक हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही हम लोग थर्मल ड्रोन का भी कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्मल ड्रोन से हमको लोकेट करना आसान होता है। तो हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। इसके साथ हम लोगों ने कैमरा ट्रैप भी लगा रखे हैं, जहाँ पर भी कहीं नज़र आता है तो उसकी मदद से हम लोग उसको लोकेट करने की कोशिश करी गई है, और लोकेट हुआ भी है। उसी की बदौलत हम लोग जो चौथा पकड़ा गया था एक भेड़िया, उसको हम लोग पकड़ पाए हैं, और इसकी लोकेशन मिल रही है हम लोगों को। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग जल्दी इसको, जो हमारे बाकी बचे हुए जो भी 1-2 हैं, उनको हम लोग कैप्चर करें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए और तेंदुए के आतंक पर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्र में आदमखोर भेड़िए या तेंदुए द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उन्हें हर हाल में नियंत्रित करने और पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और आवश्यकता के अनुरूप कदम भी उठाए जाए। प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता पैदा करे, लोगों को सुरक्षा के उपाय के बारे में भी बताया जाए। वन विभाग के अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करते हुए उन्होंने बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर सहित अन्य जिलों में लगाया जाए। इसके साथ साथ ज्वाइंट पेट्रोलियम भी बढ़ाई जाए। वरिष्ठ अधिकारी जिलों में कैंप करें, जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जहां लाइट की व्यवस्था नहीं, वहां पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की जाए। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य जिसने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है, लिहाजा वन्य जीवों के हमले में घायल या मरने वाले परिवारजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। और अभी वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो कुछ मत बोलो, लेकिन इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं से, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। और यूपी का बिजनौर जिला हो या फिर बहराइच, इन दिनों गुलदार से लेकर भेड़िए लोगों पर हमला कर रहा है। खेत खलिहान से लेकर गांव की सड़कों तक गुलदार की दहशत की वजह से सन्नाटा पसरा है। प्रदेश के वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कई विभाग के अफसरों के साथ बिजनौर में समीक्षा बैठक की है। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि बिजनौर व बहराइच में जानवरों के हमले हो रहे हैं, इन्हें हर हाल में रोकना होगा। कई विभागों का सहारा लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों और किसानों से अपील की जा रही है कि वह जंगल में अकेले न जाए। इसके साथ ही हाईवे किनारे स्थित गन्ने की खेती पहले काटने के आदेश विभाग को दे दिए गए हैं। बहराइच के लिए हम बहुत ही ज्यादा संवेदन, हम वहाँ परसों वहाँ थे और हम आज रात में फिर पहुँच जाएंगे, और वहाँ के हम देख रहे हैं, वहाँ की स्थिति पे पूरी निगाह रखें, और वहाँ पे अभी भी इंसिडेंट हुआ है, हम इसमें कोई कठोर निर्णय शीघ्र ही लेंगे। सरकार की क्या तैयारी है रोकने के लिए? किस तरह? सरकार हर हालत में रोकेगी। वहाँ पे फोर्स पूरा लगा दिया गया है, 12 टीमें और भेजी गई हैं। जगह जगह उसको भेड़ियों को रोकने का हर प्रयास किया जा रहा है।
और रामपुर जनपद के स्वार स्थित मसवासी क्षेत्र के जंगल में वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में बड़ी सफलता हासिल की, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सीएम के निर्देश को रामपुर वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा घेराबंदी कर तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया है। कल भी जौहर यूनिवर्सिटी के पास से वन विभाग द्वारा तेंदुओं को पिंजरे में कैद किया गया था। देखिए, पिछले 10-15 दिन से हमारे पास सूचना थी कि जो जन्नत जमनी गांव है या एतमाली है, 14 गांव है या करीमपुर है, उसके आसपास तेंदुए की उपस्थिति देखी जा रही थी। तो लगातार हमारे पास फोन आ रहे थे और मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित करी। हमने वहाँ पे 2 टीमें कुमिंग के लिए बना रखी थी, जो सुबह मौके की निगरानी करनी थी अर्ली मॉर्निंग से लेके जो उसका टाइम होता है निकलने का, और शाम को जो उसके शिकार का समय होता है। दोनों समय हमारी टीम वहाँ काम कर रही थी, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर रही थी, और जैसे ही हमें उसकी परफेक्ट लोकेशन मिली हमने वहाँ पिंजरा लगाया, तो कल रात ही तेंदुआ में आ गया। और पीलीभीत में शिकारियों द्वारा वन कर्मियों से मारपीट कर बंदूक लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक पुलिस का जवान भी है, जो पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल पद पर तैनात था। आरोपियों के पास जानवर काटने के उपकरण बरामद हुए हैं और आरोपियों ने 2 दिन पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल में घुसकर हिरण का शिकार किया था। वन कर्मियों ने जब पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने वन कर्मियों से मारपीट की और वन कर्मियों की बंदूक लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद से वन विभाग व पुलिस विभाग आरोपियों की तलाश कर रहा था। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि इनके 3 साथी अभी भी फरार हैं। ये 30 तारीख को रात को एक घटना हुई थी, एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें गजरोला थाना क्षेत्र में माला फॉरेस्ट रेंज में कुछ शिकारी अंदर घुस गए थे और 2 चीतल का शिकार किया था। और उसी शिकार के दौरान फॉरेस्ट विभाग के लोग जो इनको ढूंढने अंदर पहुंचे थे, उनके हाथ से एक शस्त्र लेकर भाग गए थे। कल इन लोग द्वारा दोबारा इस प्रकार का प्रयास किया गया और ये वन क्षेत्र में घुसे फिर से वैसी घटना शिकार करने के लिए, पर कर मुखबिर के द्वारा पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस पहले से ही काफ़ी सतर्क थी उस क्षेत्र में। तो कल घटना के दौरान हमने इनको पकड़ा है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के शस्त्र हैं। डबल बैरल एक जो लूट के गए थे वो भी है, उसके अलावा अन्य डबल बैरल एवं अन्य हथियार हैं जो इनके पास से मिले हैं काफ़ी मात्रा में। और लखनऊ स्थित कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित छावनी सार्वजनिक चिकित्सालय में आज से सायंकाल ओपीडी की सुविधा भी शुरू हो गई। इसमें मरीजों को 5 बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। इस सुविधा का शुभारंभ मेजर जनरल जे देवनाथ ने किया। इस मौके पर कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ अभिषेक राठौर ने कहा कि इस सुविधा के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। आज हमने शुरुआत की है इवनिंग ओपीडी की, जो 5 से 8 होगा और लगभग 5 डिसिप्लिन्स में हमने शुरू किया है। एक जनरल फिजिशियन बैठेंगे यहाँ पे, आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर बैठेंगे, एक डेंटिस्ट बैठेंगे और साथ ही में फिजियोथेरेपी की सेवाएं भी हमने शुरू की है। इसके साथ साथ जो गायनेकोलॉजिस्ट हमारी थी, जो दिन में बैठती थी, उनको हमने इवनिंग में शिफ्ट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को हम लोग बेनिफिट दे सकें। होम्योपैथिक मेडिसिन भी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, जो इस अस्पताल में नहीं था, और आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे भारत सरकार का जो थ्रस्ट है, उसके तहत हम लोगों ने ये सुविधाएं शुरू की हैं और कोशिश करेंगे कि जितनी भी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों से अपने लोगों का हम लोग इलाज करें, उनको बेनिफिट पहुंचा सकें। और कन्नौज के बहुचर्चित नाबालिग दुष्कर्म वाले मामले में आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो गया है। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि नाबालिग लड़की ने नवाब सिंह यादव पर रेप का आरोप लगाया था। मामले में नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट हुआ था। डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को 12 अगस्त को नाबालिग लड़की की शिकायत पर उनके स्कूल से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था
FSL से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है, जिसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और जौनपुर नगर कोतवाली की अगर बात करें तो जौनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले में कांग्रेस नेता और पूर्व शहर उपाध्यक्ष मुफ्ती मेहंदी को घर में काम करने वाली नौकरानी से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली शेख मोहम्मद निवासी पीड़िता ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि मुफ्ती मेहंदी निवासी काजियाना कोतवाली के घर पर 10 वर्षों से झाड़ू पोछा का काम करती थी। शादी का झांसा देकर उसने यौन संबंध बनाया। उस समय उसकी उम्र 15 वर्ष थी। साथ ही पीड़िता ने मुफ्ती मेहंदी पर देह व्यापार भी कराने का आरोप लगाया। काम करने और 10 साल की उम्र से काम करते थे। फिर उन्होंने मुझे 1 रुपए मतलब पहले पैसा देते थे, 2-3 महीना मुझे पैसा दिए, उसके बाद 1 रुपए भी नहीं दिए। फिर उन्होंने बोला कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं ये वो, तो मुझे थोड़ा चप्पल अप्पल देने, उनकी मोहब्बत में मैं फंस गई। फिर मुझे मारने पीटने लगे, मुझसे धंधा कराने लगे। जब मैं कुछ बोलती हूँ वो लोग बोलते हैं जान से मार दे। उनकी बहन जो नगमा है और उनकी वाइफ वो लोग मुझे लखनऊ भी लेके गई थी। मैं वहां से 2 महीना पहले भाग के आई, फिर भी वो लोग मुझे असलाह सटा के जान से मारने की धमकी दिए। बोले अगर कुछ भी करोगी तुमको जान से मरवा देंगे। अभी 27 तारीख को वो लोग मुझे अपने घर जबरदस्ती लेके गए, बंद करके कमरे में उन्होंने मुझे मारा पीटा और फिर बोले अगर कोतवाली जाओगी तुमको जान से मार देंगे तुम्हारे पूरे घर को। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने आज लखनऊ के कालिदास मार्ग पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार उसे लागू करने में देरी क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में आदेश दिया हो और उप मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी हो, उसके बाद 20 दिन बीत जाने के बाद भी आदेश लागू क्यों नहीं हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कालिदास मार्ग से हटाकर बसों से इको गार्डन प्रदर्शन स्थल पहुंचाने की कार्रवाई की। लखनऊ के कालिदास मार्ग पर तमाम सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं मांगों को लेकर। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जो डबल बेंच से हमारा ऑर्डर आया है, सरकार उसे हमारी लिस्ट जारी कर दे बस, क्योंकि डबल बेंच ने जो समय दिया है हमें लगता है सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ देर कर रही है। जब आपको सब कुछ पता है, हमारा मुद्दा इतना हाईलाइट है, हम लोगों की जगह पे 4 साल से अवैध नियुक्ति हो चुकी है, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ सड़कों पे पड़े हुए हैं, सरकार क्यों देर कर रही है। तमाम सारे अभ्यर्थी आए हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का जो आदेश हुआ था उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, इनकी यह मांग है। क्या मांग है? आप लोग कालिदास मार्ग पे आके बैठे हैं। सर हम लोग यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित, वो भी सरकार के अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब आरक्षण घोटाला हुआ, योगी जी ने मान लिया उसको, केशव चाचा ने माना, अनुप्रिया दीदी ने माना है और आशीष भैया ने माना, यहाँ तक कि सारे अधिकारियों ने, सारे नेताओं ने, जब कोर्ट का फैसला डबल बेंच का आया, सारे कहते हम इस फैसले का स्वागत करते। स्वागत का नतीजा ये है कि आज बच्चे, बहनें, लड़कियां, भाई सब सड़क पे बैठे हुए, ये उसका नतीजा हुआ। अरे और जो अधिकारी लचर रवैया दिखा रहे, हीला हवाली कर रहे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डबल बेंच ने भी माना, योगी जी ने माना, बेसिक अधिकारियों ने मांगा, तो हम सबको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रहा, हमारा जियो क्यों नहीं जारी हो रहा। ये तमाम सारे युवक हैं, क्या कुछ डिमांड है? पिछले 4 साल से हम लोगों को ऐसे ही गाड़ियों में भर के इको गार्डन छोड़ा जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट की डबल बेंच और सिंगल बेंच, माननीय मुख्यमंत्री, तीनों लोग ने न्याय दे दिया, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी अभी तक न्याय नहीं दे पाए हैं हमको। जबकि डबल बेंच का ऑर्डर 13 तारीख को आ गया था, 20 दिन हो गए, लेकिन अभी भी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाया कार्य। इन लोगों का कहना है कि इनको अगर बधाई दी गई थी तो वो लागू क्यों नहीं कराई गई। अब इन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और इनको इको गार्डन में छोड़ा जाएगा, जहाँ धरना केंद्र है वहाँ पर, धरना स्थल जो वास्तविक रूप से है वहाँ ले जाया जाएगा। यहाँ पर कालिदास मार्ग पर ये लोग आकर अपनी मांगे रखने की कोशिश किए। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपकेंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से जन समुदाय को गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाने के उद्देश्य से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की प्रमुख मांग स्थानांतरण, नियमितीकरण, समान कार्य, समान वेतन एवं AMS आदि के संबंध में 14 अगस्त 2024 से कार्य का बहिष्कार कर धरना स्थल इको गार्डन लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को दिनांक 28/8/2024 को ज्ञापन दिया गया।